अब ये कुछ पास्ट पेपर्स हैं। अब मैं अगर कुछ पास्ट पेपर डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म में ये चीज पड़ी हुई है, ये समरी ये कहाँ गई है, गायब हो गई है ये। अगर आपके पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये लास्ट और समरी, आप ये समरी पकड़ लें, फिर पास्ट पेपर डिस्कस करते जाएं। अब आपके होते जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बताएं कि किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। नहीं याद आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है, ये देखो, हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ये सवाल है, ये जवाब है। अगर इतना भी लिख दोगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे? 5 नंबर। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आपके सामने है। उसके बाद there are certain food items in inventory of XY Limited which were returned by the customer after the expiry date. Specify the procedure which must be followed under Sales Tax Act if XYL wishes to destroy these items. Destruction of goods in front of Sales Tax Department, ये हमने पढ़ा था। अगर कोई गुड्स जो है अनफिट फॉर कंजम्पशन है, अगर आप उनको रिटर्न कर देंगे तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जो बंदा आएगा उनका, उसके सामने आप गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसका इनपुट टैक्स वगैरह की जो होगी उसके मुताबिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर पेरिशेबल फूड आइटम्स है, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, अगर आपने वो रिटर्न की है, उसका ट्रीटमेंट जो है था वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ये पहला सवाल है, 5, 4, 9 और 3, 12, 12 नंबर की थ्योरी का सवाल है। सिक्योर कर लोगे नंबर? अगर दोबारा आपको यही सवाल आई कैप में आ जाए, मार्क्स आ जाएंगे इसमें। एक और सवाल देखते हैं थ्योरेटिकल, 6, 3, 9, 9 और 4, 13 नंबर का। कहते सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। सलीम जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का कारोबार कर रहा है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, advise Salim on the following matters. कौन से नहीं? Any six situation in which input tax is not allowed to be adjusted against the output tax. कौन सी 6 कंडीशन है जिसमें आप इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट नहीं कर सकते? तो ये 6 कंडीशन याद है। इनपुट टैक्स ऑन फेक इनवॉइसेस, इनपुट टैक्स वो टाइम पार्ट हो गया हो, अगर आपकी एग्जाम सप्लाई से इनपुट टैक्स रिलेट कर रहा है वो आ जाएगा, अगर वो जो टैक्स आपने पे किया है उसके अगेंस्ट टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया गया, तो वो याद है। कोई सी 6 लिखनी है आपने। अगर आप नोट्स की बात करते हैं, नोट्स में जाएंगे तो नोट्स में इसका जवाब होगा आपके पास ये, circumstances in which input tax cannot be claimed, supply of exempt goods, fake invoices, discrepancy जिसका टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ। तो ये 15-16 पॉइंट्स हैं, जिसमें तो कोई 6 पॉइंट लिखने हैं, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ये भी आपके सामने है। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, मतलब वो एक्सपोर्ट जो जीरो रेटिंग में फॉल नहीं करती। अब आप कहेंगे ये तो सर ने हमें करवाया नहीं है, वो तो बड़ा जैसे हम टेस्ट टेस्ट करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये तो करवाया नहीं होगा। अब ये मैंने करवाया हुआ है, और ये मैंने कहाँ पे करवाया हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा कि ये हमने कहाँ पे डिस्कस किया था। ये कि ये एक्सपोर्ट जो हैं वो इस कैटेगरी में अगर फॉल कर रही हैं तो वो कभी भी उनको हम जीरो रेटिंग में ट्रीट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री, अफगानिस्तान, तमाम हमने डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था। ये 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर द मंथ। अगर आपने इनपुट टैक्स ज्यादा पे कर दिया है आउटपुट से, तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा? अगर इनपुट टैक्स ज्यादा पे कर दिया हो और आपका आउटपुट टैक्स कम हो, तो उसका रिफंड तो नहीं मिलेगा आपको, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा प्रोविजन एडजस्टमेंट और जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो कैसे होती है ऑफ इनपुट टैक्स की, ये भी हमने डिस्कस किया था कि आप मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, आप उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह क्लेम कर रहे होते हैं, फिर आप जाके आप जब अपनी एनुअल रिटर्न जमा कराते हैं जो उसमें कमी पेशी होती है, आप वो करवा के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये ABCD चारों पॉइंट्स हैं, क्या लेक्चर में अवेलेबल हैं, डिस्कस हैं। उसके बाद एक और सवाल 10 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
कहते जी बताएं, अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ फॉलोइंग पर्सन। इनपुट टैक्स बताएं इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इनपुट टैक्स क्या होता है और सप्लाई की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस पूछी हैं। क्या हमने डेफिनेशन की हुई है? अब आंसर होगा कि हमने तो डेफिनेशंस नहीं की हुई, लेकिन डेफिनेशंस की हुई है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन जो आई है, ये जो डब्बा है पहले वाला, ये डब्बा लिखना है, ये से आपकी हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो होंगी आपकी इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, ये आपकी बारी आ जाएगी कि ये इनपुट टैक्स हमारा होता है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया। उसके बाद है ये बाबर एसोसिएट हु इज रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेल्स टैक्स पर्पस हैज सप्लाइड अ हैवी ड्यूटी मोटर टू मुबारक एंटरप्राइज ऑन 1 मंथ क्रेडिट। उसने 1 महीने के उधार के ऊपर क्या कर दी है, मुबारक एंटरप्राइजेस को उधार मोटर बेच दी। However, due to sharp decline in petroleum prices, पेट्रोलियम कीमत गिरने की वजह से द प्राइस ऑफ मोटर हैज रिड्यूस्ड बाय 10% इन द लोकल मार्केट। जो कीमत है वो 10% गिर गई है। अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम मुबारक एंटरप्राइजेस, बाबर एसोसिएट हैज फाइनली एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस टू 8%। तो उसने 8% कीमत कम करने के लिए एग्री कर लिया था। इन द व्यू ऑफ सेल्स टैक्स, describe the procedure which may followed by the both parties to give effect to the above price change। 3 नंबर का सवाल है, बताएं ये जो उन्होंने प्राइस चेंज किया है, अगर वो इसको फॉलो करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सिनेरियो पड़ा है, आप कहेंगे ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, ये हमने करवाया नहीं किया था। अब ये करवाया गया था डिसीजन, और कितने डेज में, 180 डेज में डिस्कस इशू होगा। जब वैल्यू सप्लाई कम हो रही है, जब वैल्यू सप्लाई कम होगी, सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट और बायर क्या करेगा, बायर इशू करेगा डेबिट नोट। डिस्कस किया था, टाइम लिमिट डिस्कस की थी, 180 डेज में इशू किया जाएगा, आपके सामने है ये। उसके बाद एक और सवाल 5 और 4, 9 और 2, 11 नंबर का। How and under what circumstances the Inland Revenue Department may recover the amount of sales tax from a person without issuing him a show cause notice। कि वो शो कॉज नोटिस इशू किए बगैर किस तरह किसी बंदे से टैक्स की अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ही है, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया हुआ कि विदाउट शॉकर्स नोटिस टैक्स की अमाउंट तो रिकवर हो ही नहीं सकती, ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। जब आप लोग ये क्लेम कर रहे होंगे उस वक्त मैं आपको यहां पे लेके जाऊंगा और यहां पे जाके where a registered person has not paid tax payable with return or short paid, that then tax can be recovered without notice by attachment of his bank account and stopping removal of any goods from business premises। मैं साबित कर दूंगा कि ये मैंने पढ़ाया था और मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया था कि आई कैब में ये जो है पॉइंट आ सकता है कि विदाउट इशूइंग नोटिस आप टैक्स किस तरह रिकवर करवा सकते हैं। तो ये इसका जवाब है, इट मींस ये करवाया था। उसके बाद है रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। कि बिजनेस कैटेगरी चेंज नहीं की लेकिन रजिस्ट्रेशन के आप पर्टिकुलर्स चेंज कर रहे हैं, क्या रूल्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे ये भी नहीं करवाया हुआ, तो मैं आपको फिर साबित कर दूंगा कि ये आपके वीडियोस में अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि 14 डेज में नोटिफाई करना है, रिवाइज सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाता और कंप्यूटर पर अपलोड नहीं कर पाता, कमिश्नर को रिटर्न अप्लाई करेगा, कमिश्नर 3 दिनों में उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये रूल्स होते हैं जिसमें आप अपने पर्टिकुलर्स वगैरह चेंज करवा सकते हैं। इट मींस हमने ये भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है what evidences a person may be required to submit if he is applying for registration as a manufacturer on shared premises। अगर वो shared premises के ऊपर काम कर रहा है और उसने रजिस्ट्रेशन करवानी है,
तो वो क्या करेगा, क्या एविडेंसेस प्रोवाइड करेगा। अगर शेयर प्रेमिसेस पे है, सबसे पहले तो जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स होंगे, मीटर की लोकेशन होगी, रेंटल एग्रीमेंट होगा, वो जमा करवाएगा। और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी के डिमार्केशन सर्टिफिकेट, जो डिमार्केशन का होगा उसके पास पेपर, वो जमा करवाएगा कि ये मेरी हदूद है, इसके अंदर रह के मैं काम कर रहा हूँ। ये 2 नंबर के। 5, 4, 9 और 2, 11 नंबर का एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या डिस्कस है सेल्स टैक्स में, क्या हमने ने किया था? आंसर इज यस, ये भी हमने किए थे। एक और सवाल देखते हैं जी। 4 और 4 8 और 3 11 नंबर का टैक्स है। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, briefly describe the concept of residual input tax and how it differs from residual input tax credit। कि रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या होता है और इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हमने ये डिस्कस किया था पॉइंट? दिस इज रेजिडुअल इनपुट टैक्स। बताया, समझा के बताया था, अपोर्शनमेंट करके बताया था क्या होता है, कि ये वो टैक्स है जिसको हम एग्जाम्ड और टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसको हमने अपोर्शनड करना होगा वो हमारा रेजिडुअल इनपुट टैक्स कहलाता है। और जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स जब अपोर्शनड हो जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जो ये लिखा हुआ है। और ये हमने सारा विद टेबल समझा था, इसका मतलब हमने तो ये भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 4 फीचर्स बताने हैं जीरो रेटिंग के और एग्जाम सप्लायर्स के, जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आप बता सकते हैं, हो जाएंगे? उसके बाद है आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स व्हिच अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज is required to maintain at his business premises or registered office under sales tax act। बताएं जी कौन कौन से रिकॉर्ड उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था, रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन के नाम से। देख लेते हैं, शायद ना करवाया हो, खुद मैंने तो करवाया नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ, करवाया है। ये है जी, ये रिकॉर्ड जो है, ये परचेजेस का, सेल्स टैक्स का, इनवॉइसेस का, गेट पास, डबल एंट्री, बिजनेस बैंक अकाउंट, ये हमें मेंटेन करने होते हैं और 6 सालों के लिए मेंटेन करने होते हैं। इसका मतलब ये वाला सवाल जो 11 नंबर का है, ये भी हमने किया हुआ है। एक और सवाल शायद ये भी मैंने ना करवाया, देख लेते हैं। Under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, identify the circumstances in which persons is not allowed to reclaim or deduct input tax। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये वही सवाल था जिनमें हमने अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाते, वो हमने कुछ 6 से पॉइंट लिखने हैं। जैसे इनपुट टैक्स हमारा ऑन फेक इनवॉइसेस है, एग्जाम सप्लाईज है, टाइम बार्ड है, डिस्क्रिपेंसी है। अगर हमने पर्सनल मकासद के लिए गुड्स वगैरह को इस्तेमाल किया तो वो इसमें लिखते हैं। उसके बाद है कि अगर कोई बंदा जो डी रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाए तो उसकी लायबिलिटी क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये आपने बताना है। दोनों हमने डिस्कस किए हुए हैं। और डी रजिस्ट्रेशन का तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी होगा, हमने यहाँ पे देखा होगा कि डी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है और क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। ये डी रजिस्ट्रेशन है कि अगर आप अपना बिजनेस बंद कर दें या अब आप अपने आपकी सप्लाई जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या कमिश्नर अपने इनिशिएटिव के लिए क्या कर सकता है, आपको डी रजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन क्या टाइम लिमिट होगी, वो डेट जिसपे आप अप्लाई करेंगे या जिसपे अपने आप ड्यूज क्लियर करेंगे, विच एवर इज लेटर, जो बाद वाली है उस पर आप क्या कर रहे होंगे, आप इसको अपने आप को डी रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो ये इसका जवाब है, हमने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की है। उसके बाद 2 जून 2016 को आबिद लिमिटेड इनएडवर्टेंटली issued a tax invoice
विद एन इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंटेड टू रुपीज 25,000, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स 25,000 था, एज अगेंस्ट द एप्लीकेबल टैक्स ऑफ 45,000। हालांकि एक्चुअल टैक्स 45,000 बनता था, उसने 25,000 टैक्स लिख दिया। द एरर वॉज डिटेक्टेड ऑन 15 फरवरी 2017 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। 180 दिन एक्सपायर होने के बाद ये हमें एरर आइडेंटिफाई हुआ। एडवाइज आबिद लिमिटेड इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, ये बताएं जी आबिद लिमिटेड क्या करे। उसने टैक्स 45,000 था, अब उसका टैक्स उसने लिख दिया 25,000 रुपया, तो क्या करेगा ये? क्या ये इसको एडजस्ट करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? क्योंकि 180 डेज जो है वो बार्ड हो गए हुए हैं। अब आंसर है करवा सकता है। क्यों? हमने पढ़ा था कि अगर आपकी वैल्यू सप्लाई बढ़ रही हो, इससे टैक्स आपका बढ़ रहा है, आपके ऊपर फिर 180 डेज की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जब आपको याद आए आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आबिद भाई साहब जो हैं वो इसको एडजस्ट करवा देंगे, इनके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे, वो आबिद साहब जो है वो इश्यू करेंगे डेबिट नोट, और जिसको सेल किया होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। तो ये रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करके इसको एडजस्ट करवा देंगे। एंड बिलीव मी, this was one of the first attempted question जिसका बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या जवाब होना चाहिए और किस तरह से इसको आंसर करना चाहिए। एंड दे थॉट कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, एंड आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद जुबैर हैज recently been registered under Sales Tax Act 1990 and you are required to advise him on the following matters। ये भाई रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्होंने आपकी एडवाइस मांगी है, आपने उनको इन मैटर्स पे एडवाइस करनी है। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स व्हिच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, वो एक्सपोर्ट जो जीरो रेटिंग में नहीं आती, 3 नंबर की है। मेरे ख्याल से अब तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर द मंथ, ये भी आप कर सकते हैं। रिफंड्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी अगेंस्ट जीरो रेटिंग। द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, कि अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे थी हमारी रिवीजन ऑफ रिटर्न, किधर गई है, ये है रिवाइज रिटर्न, कमिश्नर की अप्रूवल 120 डेज, ये है। अगर 60 दिन के अंदर करोगे रिवाइज, कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर टैक्स आपका ज्यादा हो रहा है, प्रीवियसली डिक्लेयर टैक्स है, तब भी कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये रिवीजन के बारे में है, ये आपने बताना है। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चनमेंट और कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड फाइनल एडजस्टमेंट। उसके अलावा हाउ टू डील विद द चेंज ऑफ रेट इन टैक्स इन अ टैक्स पीरियड, ये बताना है। तो ये 3 3 6 6 और 4 10 और 14 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्या पॉइंट ए बी सी डी ई तीनों हमने किए हैं, कर लोगे। अगर आपको यही सवाल पेपर में आ जाए लिख लोगे। आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। लिस्ट द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल, इन रूल्स की एक्सेप्शन बताएं। क्या? where the taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, they shall be charged, levied and paid a further tax at a rate of, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप इसको 3 कर लें because further rate हमारा 3% है, of the value in addition to the normal rate of 17%। इसकी हमने एक्सेप्शन बतानी है कि फर्दर टैक्स किन किन जगहों पे किन किन कंडीशंस पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, बता दोगे? उसके अलावा गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो जीरो रेटिंग है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कौन सी एक्सपोर्ट ऐसी हैं जो जीरो रेटेड नहीं है, जो टोटली टैक्सेबल है, ये भी हमने की है। तो ये 6 नंबर का सवाल आपको, अगर यही क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आए, बता दोगे? Then another question, explain the term temporary registration, briefly discuss the rights, obligation and responsibilities of a person who has obtained temporary registration। कि temporary registration क्या होती है, उसके rights क्या है, obligation क्या है, ये आपने बताना है। और ये भी हमने
बड़ा ही आसान अल्फाजों में अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ था। ये आ गई जी हमारी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो हमने कल डिस्कस की थी, जिसमें है था कि अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी है 72 घंटे में हम अप्लाई करेंगे, 60 दिन के लिए आपको दे दी जाएगी। और ये तमाम प्रोसीजर जो है था हमने कल डिस्कस किया था रिगार्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आपका हो गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक और सवाल 5, 4, 9 और 6, 15 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ब्रीफली डिस्क्राइब, हमें बताइए टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या होती है, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन रूल्स एप्लीकेबल टू एग्जाम एंड जीरो रेटेड सप्लाईज, ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर एक्सेस टैक्स कलेक्ट हो जाए या एडिशनल कलेक्ट टैक्स कलेक्ट हो जाए, उससे रिलेटेड रूल्स क्या था, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर उसका इंसिडेंस जो है वो कस्टमर को पास कर दिया गया है और गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया तो गवर्नमेंट वापस नहीं करती। ये चीज आपको ख्याल रखते बैठनी है। उसके बाद 3 नंबर का सवाल है कि वेयर अ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू having jurisdiction is satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax or committed tax fraud, he may suspend the registration of such person without prior notice pending further inquiry। वो नोटिस के बगैर क्या करेगा, उसको सस्पेंड करेगा और इंक्वायरी का आगाज हो जाएगा। Under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, state any four bases of such satisfaction which allow the commissioner to suspend the registration as described above। चार बताएं और हमें बेसिस जिसपे कमिश्नर किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। वो कौन सी है, याद है? हमने पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे, नए सीए में आए थे और बुजुर्ग होकर टैक्स पढ़ते थे, हमने पढ़ा था व्हाट कि अगर वो बंदा अपने रजिस्टर्ड एड्रेस जो उसने प्रोवाइड किया है प्रेमिसेस पे अवेलेबल ना हो तब हो सकता है। अगर उसकी सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टिंग या सस्पेंडेड पर्सन से हो तब हो सकता है। अगर आप कंसेक्यूटिव 6 टैक्स पीरियड्स तक रिटर्न फाइल ना करें तब हो सकता है। अगर आप इन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू को अपने डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस ना दें तब हो सकता है। ये चीजें याद है हमने डिस्कस की थी। तो ये आपने चार लिखनी है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन है। और ये जी इस अटेम्प्ट में 12 और 3, 15 नंबर की थियरी आई है। अब आपके सामने है, बताएं कि अगर आपको यही इस अटेम्प्ट में 15 मार्क्स की थियरी आ जाए और यही सवाल आ जाए, कर लोगे? तो यहाँ पे हमने मतलब अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल जो सेल्स टेस्ट के क्वेश्चन के आए हैं, ये मैंने आपको अभी करवा दिए। 9 अटेम्प्ट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब बाकी जो रह गए 5-6 अटेम्प्ट वो आप खुद देख लीजिएगा। और ये 9 अटेम्प्ट में आपके सामने है, कोई एक ऐसा सवाल नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो। अब इसमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके स्कूल लास्ट और समरी शीट से भी हो जाते हैं और आपके नोट्स से भी हो जाते हैं। तो ये हमारी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है और मैंने कहा था कि ये वीकेस्ट एरिया है। अब जरा मुझे बताएं, ये बच्चे कहते हैं वीकेस्ट एरिया, बच्चे नहीं कहते, एग्जामिनर कहता है कि ये वीकेस्ट एरिया है, इसमें बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं, बच्चे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। आपके सामने है, हमने 9 अटेम्प्ट के सवाल डिस्कस किए हैं अभी। और इसके अलावा रेगुलर लेक्चर्स में भी हमने कोई 3 से 4 अटेम्प्ट क्वेश्चंस लेक्चर नोट्स में किए हैं एग्जांपल्स की फॉर्म में। तो हम कोई 14 के 12-13 अटेम्प्ट के सवाल कर चुके होंगे। थ्योरी क्या ऐसी है कि इसमें हम मार्क्स लूज कर दें? लाइक बी न्यूट्रल होके बताएं कौन सा ऐसा सवाल है जो हमने ना डिस्कस किया, या कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जामिनर ने पूछा है हमें बिल्कुल ना आता हो।